हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 इम्पॉर्टेंट एंड मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि होंगे आपके यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड। ये पांचों ही क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड हैं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इन 5 क्वेश्चंस की हेल्प से हम आज समझने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यानी डिस्कस करेंगे हम 5 क्वेश्चंस, लेकिन उन 5 क्वेश्चंस की हेल्प से हम समझेंगे 20 कॉन्सेप्ट को। ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। इसके अलावा अगर आप लोग अभी आपने तैयारी अपनी स्टार्ट की है और आप लोग लॉजिकल रीजनिंग या टीचिंग एप्टीट्यूड इनकी सारी पूरी अच्छे से कवर करना चाहते हो सारे टॉपिक्स को, तो मैंने जितने भी टॉपिक्स अभी तक करा दिए हैं इन यूनिट से रिलेटेड, लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ऑलरेडी। आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Which type of research aims at explanation of the status and conditions exist at present? यानी कि किस प्रकार के शोध का उद्देश्य वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों की व्याख्या करना है। इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है एट प्रेजेंट, उसकी अगर आप स्टडी करना चाह रहे हो, उसके बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो, तो वो किस रिसर्च के अंडर आएगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है फंडामेंटल रिसर्च, सेकंड डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जिसको कहा जाता है वर्णनात्मक अनुसंधान, थर्ड है एक्शन रिसर्च एंड फोर्थ है अप्लाइड रिसर्च। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। आंसर ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों होगा? अब हम इन चारों ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला था डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या होता है? डेस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम हिंदी में कहते हैं व्याख्यात्मक अनुसंधान। Descriptive research concerned with getting a deeper understanding of what the phenomena is। ये कीवर्ड है जिसको आप नोट कर लेना। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो करेंटली एग्जिस्ट करती है उसके बारे में आप जानना चाहते हो। ठीक है, व्हाट इज़ इसका कीवर्ड क्या है? इसका कीवर्ड है व्हाट इज़। जैसे कि अगर मैं आसान एग्जाम्पल से आपको समझाऊं कि करेंटली अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में इस वक्त क्या फैशन ट्रेंड चल रहा है, अगर आप उस पर रिसर्च करते हो तो वो क्या है? वो एट प्रेजेंट। वो क्या है? वो एट प्रेजेंट है। मतलब जो व्हाट इज़ है, जो इस वक्त है, जिसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च करोगे और उसके बाद बताओगे। इसमें आप व्हाई या हाउ का आंसर नहीं देते कि क्यों और कैसे। आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। उसको डीपली अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हो कि ये चीज़ है। जैसे कि आपने देखा होगा सर्वे भी होते हैं। जैसे कि कोई सर्वे होता है ये जानने के लिए कि करेंटली कितने लोग लिटरेट हैं। अगर इस पर कोई सर्वे होता है कि कितने लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोग हैं इंडिया के अंदर जो लिटरेट हैं या एजुकेटेड हैं, उस पर जो सर्वे होगा वो किस चीज़ की आपको जानकारी देगा कि व्हाट द फिनोमिना इज़। जो व्हाट इज़ की बात करता है, व्हाट इज़ का आंसर करता है, वो होती है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे कि सर्वे करने के बाद हमें पता चलता है कि इतने % लोग इलिटरेट हैं और इतने % लोग लिटरेट हैं। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया आपके सामने फैशन ट्रेंड का, कि इस वक्त क्या फैशन ट्रेंड चल रहा है। या फिर एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन के बारे में हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो एम्प्लॉयज़ हैं, किसी कंपनी में कोई रिसर्च हो सकती है कि एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन है वो करेंटली किन चीज़ों से इफेक्ट हो रहा है। कुछ भी जो कि एट प्रेजेंट स्टडी किया जा रहा है और उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है एज इट इज़। ठीक है, उसमें व्हाई या हाउ का आंसर नहीं किया जाता, वो होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। प्राइमरीली देयर आर 3 डेस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स। और डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के जो मेथड होते हैं वो मेनली 3 होते हैं। एक होता है ऑब्जर्वेशन, एक होता है सर्वे और एक होता है केस स्टडी। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जब आप सामने से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, सामने से किसी चीज़ को देख रहे हो, तो ये भी व्हाट इज से रिलेटेड हो गया ना। ऑब्जर्व आप किस चीज़ को करते हो? जो आपके सामने है, आपके सामने कोई घटना घटित हुई या फिर आप फैशन ट्रेंड देखना चाहते हो तो आप जाकर ऑब्जर्व करोगे किस तरीके के लोग जो ड्रेसिंग सेंस है वो यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, उसको फिर आप डिस्क्राइब करते हो। ऐसे ही सर्वे का मैंने जो एग्जाम्पल लिया आपके सामने कि सर्वे किए जाते हैं, अलग अलग तरीके के सर्वे हो सकते हैं तो जो करंट सिचुएशन की आपको नॉलेज देते हैं, वो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट है। ऐसे ही केस स्टडी, कोई केस है उसके बारे में, कोई भी फिनोमिना है, कोई भी केस है उसके बारे में आप स्टडी करते हो तो उसको भी आप अच्छे से डिस्क्राइब करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, तो वो भी व्हाट इज़ का ही आंसर करेगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ क्या हुआ आपका
एक कीवर्ड हुआ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए। इसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है व्हाट द फिनोमिना इस का आंसर देना, ना कि व्हाई एंड हाउ का आंसर करना। ओके। सेकेंड जो हमारा फंडामेंटल रिसर्च है, सारे ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। जो हमारा फंडामेंटल रिसर्च है, जिसको हम प्योर और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, उसका क्या मकसद होता है? उसका मकसद होता है जनरेटिंग न्यू फंडामेंटल नॉलेज एंड थियोरटिकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट बेसिक ह्यूमन एंड अदर नेचुरल प्रोसेसेस। फंडामेंटल रिसर्च का क्या मतलब होता है? देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने देखा कि जो भी चीज़ करेंटली चल रही है उसको डिस्क्राइब करना, उसको डीपली अंडरस्टैंड करने के बाद उसको डिस्क्राइब कर देना, वो होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है। ऐसे ही फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? जितनी भी डिस्कवरी होती हैं, जितनी भी नई थ्योरीज दी जाती हैं, जो भी नए रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, जो भी नई डिस्कवरी होती हैं, वो होती हैं हमारी कहलाती हैं फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है। पहले रिसर्च की जाती है, उसके बाद वो डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन होता है। तो फंडामेंटल रिसर्च जैसे कि न्यूटन का हम एग्जाम्पल, सबसे आम एग्जाम्पल है, तो वो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो अच्छे से। न्यूटन ने क्या प्रिंसिपल दिया? ग्रेविटी का, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो ओम का नियम है या फिर ग्रेविटी का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इस तरह की जो थ्योरीज दी गई, जो प्रिंसिपल्स दिए गए, ठीक है, वो आएगा आपके फंडामेंटल रिसर्च के अंदर। वो फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट होगा। इसमें क्या दिया जा रहा है? सबसे दो चीज़ मेन होती हैं फंडामेंटल रिसर्च में। एक तो ये कि ये हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, नॉलेज इन्हेंसमेंट करता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है कि ये नई थ्योरी हमें देता है, नई थ्योरी प्रिंसिपल देता है, यानी कि नॉलेज को बढ़ा भी रहा है, उसके साथ साथ हमें नई थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स जो दिए जाते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट होते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा ऑप्शन हम देख लेते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ काफ़ी बार। द टर्म एक्शन रिसर्च वॉज कॉइंड इन द 1940s बाय कर्ट लुईन। कर्ट लुईन के द्वारा एक्शन रिसर्च का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसको सिंपली कहा जाता है रिसर्च इन एक्शन, बिकॉज इट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट एन इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च आप लोग डेली लाइफ में भी करते हो। आपकी कोई प्रॉब्लम है आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने के लिए आप जो भी एक्शन लेते हो उसको आप एक्शन रिसर्च का नाम दे सकते हो, बिकॉज ये किसी भी प्रॉब्लम के इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए की जाने वाली रिसर्च है। और ये साइक्लिक प्रोसेस होता है इस रिसर्च का, जिसके साइकिल में कौन कौन से स्टेप आते हैं? सबसे पहला 4 मेन स्टेप्स होते हैं एक्शन रिसर्च के: प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, जिसको आप PAOR से आप याद रख सकते हो एक्शन रिसर्च के स्टेप्स को। और ये क्या होता है? पहले आप प्लान करते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है, उस प्लान पर फिर एक्ट करते हो। पहले आप प्लानिंग करते हो, फिर उस पर एक्ट करते हो, और उस एक्ट को करने के बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि मैंने एक्ट सही किया या नहीं। उस एक्ट को ऑब्जर्व करने के बाद आप उस पर सोच विचार करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो दैट इज़ फाइन, एंड अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो आप दोबारा से फिर प्लानिंग करते हो। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक्शन रिसर्च का जो प्रोसेस होता है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। ओके। तो जो याद रखने वाली चीज़ें वो ये हैं कि एक्शन रिसर्च का जो मतलब होता है वो होता है रिसर्च इन एक्शन, और ये इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए की जाती है किसी भी प्रॉब्लम के। कर्ट लुईन के द्वारा 1940s में इसको दिया गया। और प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट इसके स्टेप्स हैं, 4 मेन स्टेप्स। ठीक है। अगला हम देखते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का क्या मतलब है? अप्लाइड रिसर्च फोकसेस ऑन आंसरिंग रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टू प्रोवाइड रिलेटिवली इमीडिएट सॉल्यूशन। Applied research is socially useful application of the knowledge generated to social concerns. Applied research को आप बस इस तरीके से याद रखना, हर एक रिसर्च को आपको उसके कीवर्ड से याद रखना है, ठीक है। जैसे एक्शन रिसर्च का क्या कीवर्ड है? इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ आ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए लोकल लेवल पर जो हम रिसर्च करते हैं उसको हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। जैसे कि एक टीचर है, उसको क्लासरूम की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्लासरूम में बच्चे बहुत ज़्यादा अनुशासन को भंग कर रहे हैं, डिसिप्लिन ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा टीचर? उसके लिए एक्शन रिसर्च करेगा, वो इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढेगा कि मैं ऐसा क्या करूं जो ये बच्चे जो हैं ये डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। तो ऐसा हुआ एक्शन रिसर्च। लेकिन अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च होता है जो भी फंडामेंटल रिसर्च में आपने नई थ्योरीज और नए प्रिंसिपल्स बनाए, उन थ्योरीज और प्रिंसिपल्स का आप अप्लाइड रिसर्च में यूज़ करके तब आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड से रिलेटेड
मतलब आंसर करते हो आप रियल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आंसर करते हो इस अप्लाइड रिसर्च के दौरान। और देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, अप्लाइड रिसर्च इज सोशली यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज जनरेटेड टू सोशल कंसर्न्स। जो भी नॉलेज दी गई फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा उसका आप एप्लीकेशन करते हो अप्लाइड रिसर्च में। जैसे कि स्किनर का एक एग्जाम्पल हो सकता है, स्किनर ने जो थ्योरी दी, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसका यूज़ करके अगर आप कोई रिसर्च करते हो या उस थ्योरी को, उस जो प्रिंसिपल जो थ्योरी उन्होंने दी स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की, उसको अप्लाई करते हो आप कहीं पर, ठीक है, तो वो अप्लाइड रिसर्च का पार्ट होगा। बिकॉज थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर पहुंचते हो, वही हमारा कहलाता है अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। मतलब इनमें से कौन सा प्राथमिक डेटा का स्रोत है। प्राथमिक डेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स में एक बार और बता चुकी हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अंडरस्टैंडिंग का आपके यूजीसी नेट एग्जाम में। सबसे पहला ऑप्शन है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशन। क्या आप प्राइमरी डेटा उसको कहोगे जो रिपोर्ट्स होती हैं कमीशन एंड कमेटी की, या फिर सेकेंड ऑप्शन है आप किसको कहोगे प्राइमरी डेटा, इंफॉर्मेशन एंड करेस्पॉन्डेंस को, आप इसको कहोगे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा यानी संवाददाताओं से जानकारी। थर्ड है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, क्या आप समाचार पत्र और पत्रिकाओं को कहोगे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, या फिर आप कहोगे ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशन ये पहले ही आ चुकी हैं, इनसे आप डेटा गैदर करते हो, बट ये आपका काम नहीं है, ये कमेटीज़ एंड कमीशंस का काम है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आप खुद से जाकर कलेक्ट करते हो, जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होते हो, जैसे कि ऑब्जर्व कर रहे हो, आप लोगों को खुद से कर रहे हो, आप जाकर क्वेश्चनेयर फिल करा रहे हो, लोगों से सर्वे कर रहे हो, जो आप अपने लेवल पर डेटा कलेक्ट करते हो, लोगों से इंटरव्यू ले रहे हो, क्वेश्चनेयर, ये सारी चीज़ें होती हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा जो आप खुद से करते हो, ठीक है। तो जो रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशन है वो आपका काम नहीं है। और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंस, संवाददाताओं से जानकारी। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन में पहले से ही दूसरों का काम पब्लिश होता है। ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी दूसरों का काम है, ये भी दूसरों का काम है। इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, तो ये होगा संवाददाताओं से जानकारी। आपको अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है करेस्पॉन्डेंट से, तो आप जाकर उनसे खुद बातचीत करोगे, उनका इंटरव्यू लोगे, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस पूछोगे, तो वो जो भी चीज़ आप अपने लेवल पर गैदर कर रहे हो जो डेटा, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। तो द इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन हिज माइंड इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होगा जो आप एक ऑब्जेक्टिव के साथ जाते हो और डेटा कलेक्ट करते हो खुद। जो इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर होता है वो खुद जाके डेटा जो कलेक्ट करता है वो होता है प्राइमरी डेटा। सेकेंड, वेयर एज व्हेन द इंफॉर्मेशन इज गेदर्ड फ्रॉम अ सोर्स विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। मतलब अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो ऐसी सोर्स से जिसमें पहले से ही इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जैसे कि न्यूज़पेपर, उसमें दूसरों का काम पब्लिश होता है, मैगजीन्स वो भी दूसरों का काम है जो कि उन लोगों ने किया। तो अगर आप दूसरों के काम से डेटा को गैदर कर रहे हो तो वो होता है आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। अब प्राइमरी हुआ जो आपने खुद से कलेक्ट किया, सेकेंडरी हुआ जो आपने दूसरों का रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च वर्क है, दूसरों का जो काम है उससे आपने डेटा गैदर किया, वो सेकेंडरी डेटा। टर्शरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होता है, जब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को आप मिला देते हो। अ टर्शरी सोर्स इज अ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, इन दोनों को मिलाकर आपका कहलाया जाएगा टर्शरी सोर्सेस। यानी कि खुद से भी आप डेटा गैदर कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, और साथ ही आपने कुछ सेकेंडरी सोर्सेस का भी यूज़ किया अपनी रिसर्च को करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो वो होता है आपका टर्शरी सोर्स। आई होप दिस इज क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मीज़रमेंट स्केल्स के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही सब बता चुकी हूँ, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम, उसकी भी वीडियो मैं लिंक में दे दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके साथ आपको अगर देखना है नॉमिनल स्केल या फिर हाइपोथेसिस या फिर बाकी के कॉन्सेप्ट, में पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग एक बार जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना ताकि आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो जिन लोगों ने वो क्लास अटेंड की थी वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक करेंगे, उनको ये टफ नहीं लगेगा। यहाँ पर दिया गया है, ये 4 दिए गए हैं मीज़रमेंट स्केल्स, और उसके साथ साथ यहाँ पर इनका दिया गया है डिस्क्रिप्शन।
नॉमिनल स्केल मैंने आप सभी को बताया था, नॉमिनल स्केल का मतलब होता है नामित पैमाना। हिंदी में हम इसको कहते हैं नामित पैमाना, यानी कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसी को नाम दे देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, कैटेगरी बना देते हैं, बस उसको हम कहते हैं नॉमिनल स्केल। अब नॉमिनल स्केल क्या होगा और ऑर्डिनल स्केल हमने क्या पढ़ा था? ऑर्डिनल स्केल में होता है कि जब आप एक ऑर्डर में, नाम तो होंगे ही, लेकिन जब आप एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हो चीज़ें, जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर, या फिर एक होते हैं हाई क्लास लोग, एक होते हैं मिडिल क्लास लोग, एक होते हैं लोअर क्लास लोग, यानी कि हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ या फिर लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, तो एक ऑर्डर में मेंटेन कर रहे हो आप, तो वो होगा ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में सिर्फ आप नाम दे देते हो किसी चीज़ को, जैसे कि रिलीजियन की अगर बात करें तो आपने नाम दिया, एक होते हैं हिंदू, एक होते हैं मुस्लिम, एक होते हैं सिख, एक होते हैं ईसाई, तो आपने सिर्फ नाम दे दिया, वहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है, सिर्फ नाम दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही इंटरवल स्केल जो होता है उसमें एक प्रॉपर अंतराल पर होती हैं चीज़ें, और उसके साथ साथ जो रेशो स्केल होता है वहाँ का, उसका हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा था कि रेशो स्केल में एब्सोल्यूट जीरो प्रेजेंट होता है। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आप उस क्लास को अच्छे से देखना, हमने डीपली अंडरस्टैंड किया था एक एक चीज़ को। तो अब हमें यहाँ पर देखना है जो सबसे ईजी है उसको हम पहले देखते हैं कि ऑर्डिनल स्केल में हम ऑर्डर देखते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर। तो देखो इस ऑप्शन में देखो, यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है सुपीरियर परफॉर्मेंस इन अ म्यूजिक इवेंट, सबसे सुपीरियर, यहाँ एक ऑर्डर दे दिया गया, एक होगा इन्फीरियर, एक होगा सुपीरियर, एक ऑर्डर है, इसीलिए यहाँ ऑर्डर की बात की जा रही है, तो हमारा बी का हो जाएगा 1। बी का 1 कहाँ पर है? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इन दोनों को तो काट दो, ठीक है। एलिमिनेशन की टेक्निक आपको आनी चाहिए। सेकंड है हमारा नॉमिनल स्केल। देखो नॉमिनल स्केल में सिर्फ हम नाम देते हैं, तो लिस्टिंग स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, सिर्फ लिस्ट बनाने स्टूडेंट्स की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, वो होगा हमारा नॉमिनल स्केल, क्योंकि हम यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, किसी को हाईएस्ट या लोएस्ट ग्रेड नहीं दे रहे हैं, किसी को सुपीरियर इन्फीरियर नहीं बता रहे हैं, तो इसीलिए ये ए का हो जाएगा हमारा 3। ए का 3 कहाँ पर है? यहीं पर है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सी का यहाँ पे लिखा हुआ है 2, सी का 2, देखो परफॉर्मेंस स्कोर्स ऑन अ स्पेलिंग टेस्ट, इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल यानी कि परफॉर्मेंस स्कोर, परफॉर्मेंस के स्कोर अगर दिए गए हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ दिए गए होंगे सब, जैसे कि क्लास में होता है कि एक बच्चा सबसे फर्स्ट आता है, फिर दूसरा सेकंड, फिर थर्ड, तो जो परफॉर्मेंस स्कोर है तो वो एक तरीके से नियमित अंतराल पर दिए गए होंगे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस स्कोर होना स्पेलिंग टेस्ट। अब लास्ट आया हमारा रेशो स्केल। रेशो स्केल यहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट ही ऑप्शन बचा, स्पीड ऑफ स्टूडेंट्स इन राइटिंग वर्ड्स पर मिनट। पर का क्या मतलब होता है? देखो पर ये है कीवर्ड, राइटिंग वर्ड्स पर मिनट यानी कि वर्ड्स पर मिनट, ये आ गया रेशो, अनुपात, ठीक है। और अनुपात का मतलब ही क्या होता है? तो इस पर, इससे भी आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर आया है तो ये हो गया रेशो स्केल, क्योंकि ये सिंबल ही होता है। स्पीड ऑफ स्टूडेंट्स इन राइटिंग वर्ड्स पर मिनट, यानी कि स्टूडेंट्स की स्पीड का पता लगाना कि वो 1 मिनट में कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पर रेशो यानी कि पर का इस्तेमाल हुआ है, एक रेशो का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे आप इसको अच्छे से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1, ए का 3। एक बार और देख लेते हैं, ए का होगा 3, बी का होगा 1 क्योंकि सुपीरियर इन्फीरियर की बात हो रही है, सी का होगा 2 बिकॉज एक इंटरवल होता है परफॉर्मेंस स्कोर में, और रेशो स्केल हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। देखो एक बार और मैं समझा देती हूँ, जो हमारा नॉमिनल स्केल होता है वो चीज़ों को सिर्फ कैटेगराइज कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया रिलीजन है, रिलीजन में हम किसको रखते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन या फिर ईसाई। ऐसे ही अगर आप और बात करो, जैसे कि जेंडर है, जेंडर में आप किसको रखोगे? मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर एंड अदर्स, ठीक है। तो यहाँ आपने सिर्फ कैटेगरी बना दी, यहाँ पर आपने किसी को सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं बताया, बस आपने नाम दिए हैं, बस आपने कैटेगरी बनाई है, क्लासिफाई किया है चीज़ों को। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आएगा आपका नॉमिनल स्केल के अंदर। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है? ऑर्डिनल स्केल में अ स्केल दैट कैटेगराइज एंड रैंक ऑर्डर्स आइटम्स, यहाँ पर चीज़ों को नाम भी दिए जाएंगे, उसके साथ उनको रैंक भी दी जाएगी। जैसे कि अगर किसी परफॉर्मेंस की बात करें, किसी गेम में कोई परफॉर्मेंस हुई तो उसमें सबसे पहले को दिया जाता है गोल्ड मेडल, उसके बाद दिया जाता है सिल्वर मेडल, उसके बाद ब्रॉन्ज, उस तरीके से। जैसे एक होता है फर्स्ट टॉपर, एक सेकंड टॉपर, एक थर्ड टॉपर। ऐसे ही अगर इकोनॉमी के बारे में बात करें तो एक होते हैं
मतलब हाई क्लास लोग, एक होते हैं मिडिल क्लास लोग, एक होते हैं लोअर क्लास लोग। तो वहाँ पर भी क्या है, एक ऑर्डर, नाम भी दिया जा रहा है और एक ऑर्डर भी मेंटेन किया जा रहा है, तो वो होगा ऑर्डिनल स्केल का एग्जाम्पल। ऐसे ही इंटरवल स्केल में क्या होगा, अ स्केल दैट कैटेगराइज एंड रैंक ऑर्डर्स आइटम्स हैज़ इक्वल इंटरवल्स। जो आपका जो ऑर्डिनल स्केल होगा उसके अंदर नॉमिनल स्केल की सारी क्वालिटीज़ होंगी, जो इंटरवल स्केल होगा उसके अंदर इन दोनों स्केल्स की सारी क्वालिटीज़ होंगी। एक तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये लोअर टू हाईएस्ट का क्रम है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे लोएस्ट स्केल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा नॉमिनल स्केल, क्योंकि यहाँ पर जो ये दिया गया है ना, ये सबसे पहले आता है नॉमिनल, फिर आता है ऑर्डिनल, फिर आता है इंटरवल और फिर आता है रेशो। अगर आपको इसको सीक्वेंस में अरेंज करने का क्वेश्चन आता है तो आपको नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो ऐसे करना है। जैसे इसको आप NOIR से याद रख सकते हो, NOIR, NOIR यानी कि लोएस्ट टू हाईएस्ट, ऐसा आप इसको याद रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसको भी आप साथ में याद रखना। तो जो नॉमिनल स्केल होगा वो, और सेकंड वाला जो ऑर्डिनल स्केल है उसके अंदर सारी नॉमिनल स्केल की क्वालिटीज़ होंगी, और जब हम थर्ड स्केल पे आएंगे तो इस थर्ड स्केल में इन दोनों की क्वालिटीज़ होंगी, और जब हम फोर्थ स्केल पे आएंगे तो इस फोर्थ स्केल में 1, 2, 3 इन तीनों की क्वालिटीज़ होंगी, इसीलिए इसको हाईएस्ट स्केल माना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरिएबल विच पोटेंशियली इन्फ्लुएंसेस द आउटकम ऑफ रिसर्च स्टडी बट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड कंट्रोल्ड इज नोन एज। यानी आपको बताना है कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि आपके रिसर्च के जो रिजल्ट है, जो आउटकम है आपकी रिसर्च का, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट आप उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको क्या कहेंगे। तो वेरिएबल, अगर आपको नहीं पता है कि वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, वेरिएबल का मतलब क्या है, तो उससे रिलेटेड मैंने एक ही क्लास में सारे वेरिएबल को अच्छे से डिस्कस किया था। छोटी सी क्लास है तो उसको आप ज़रूर से देखना, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको अच्छे से समझ आएंगे क्वेश्चन। अगर आपको यही नहीं पता कि वेरिएबल क्या होता है तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है। ओके, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच लिंक बनाने का काम करता है। जैसे कि हमने उस क्लास में एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए आपको स्टडी करनी है कि स्मोक से लंग कैंसर होता है, तो स्मोक से जो लंग कैंसर हुआ, स्मोक हुआ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और लंग कैंसर हुआ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि स्मोक हुआ हमारा कॉज और उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं लंग कैंसर पर। तो स्मोक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लंग कैंसर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इन दोनों के बीच लिंक बनाने का क्या काम करेगा कि स्मोक अगर आप करोगे स्मोकिंग, उससे पहले आपका टिश्यू डैमेज होगा, आपके पहले धीरे धीरे टिश्यू डैमेज होंगे और उसके बाद आपको लंग कैंसर होगा। तो यहाँ पर टिश्यू डैमेज ने क्या काम किया, इन दोनों वेरिएबल स्मोक और लंग कैंसर को जोड़ने का काम किया, तो लिंक बनाता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। जबकि एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है, एक बाहरी चर होता है जिसको आपको अपनी स्टडी में कंट्रोल करना होता है, वरना वो आपकी रिसर्च के रिजल्ट को खराब कर देगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो उनको तो आप उस क्लास को ज़रूर से देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। एक्सट्रेनियस वेरिएबल को रिसर्चर को कंट्रोल करना होता है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो आपकी रिसर्च को बिल्कुल तहस नहस कर देगा और वो कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाएगा। जो हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है उसको कंट्रोल करना होता है, अगर उसको रिसर्चर कंट्रोल नहीं करता है तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाता है। और कंफाउंडिंग वेरिएबल वो होता है जो कि ना तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को तो हम कंट्रोल कर रहे थे, रिसर्चर कंट्रोल कर रहा था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर कंट्रोल कर सकता है तो ये भी नहीं होगा। इंटरवेनिंग वेरिएबल जो होता है वो गलत तरीके से इफेक्ट नहीं डालता, यानी वो इन्फ्लुएंस नहीं करता गलत तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है जो डायरेक्टली ऑब्जर्व भी नहीं होता और उसको डायरेक्टली आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, वो आपके रिसर्च के रिजल्ट को, आउटकम को बिल्कुल खराब कर सकता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल। ओके, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, कंफाउंडिंग वेरिएबल। अगला क्वेश्चन है, when a research problem is related to heterogeneous population the most suitable sampling method is। मतलब जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तो सबसे उपयुक्त नमूनाकरण विधि क्या है। सैम्पलिंग के टाइप्स हम अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हमने सैम्पलिंग नहीं पढ़ा है, बट मैं यहाँ पे आपको इन चारों सैम्पलिंग को अच्छे से बता देती हूँ कि इन चारों सैम्पलिंग का मतलब क्या है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो देखो, जो रिसर्च प्रॉब्लम है अगर वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से रिलेटेड है तो आपका सबसे ज़्यादा सैम्पलिंग का सही मेथड क्या होगा।
जो आपका यहाँ पे मैं पहले आंसर बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्यों होगा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आंसर सही? इन चारों ही सैम्पलिंग को हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है? It is a sampling process whereby the heterogeneous population is segregated into various homogeneous groups और strata। जो strata हैं, strata से बना है आपका stratified sampling और strata को हम कहते हैं ग्रुप्स। एक ये है पूरी पॉपुलेशन, ये पूरी पॉपुलेशन है मान लीजिए, जिससे आपको सैंपल कलेक्ट करना है। पॉपुलेशन, सैंपल, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग यूनिट, ये भी मैं अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। इसकी भी क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हो, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग यूनिट, ये सब क्या होता है। तो ये है आपकी पॉपुलेशन जिसमें हर तरह के लोग हैं, ठीक है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, ये पूरी पॉपुलेशन है। ओके, तो ये पॉपुलेशन है आपकी जिसमें सब तरह के लोग हैं, छोटे बड़े, बड़े और छोटे बड़े, मेल फीमेल और जो बुज़ुर्ग हैं वो भी, सभी लोग हैं इस पॉपुलेशन में। अब आप क्या करोगे, आपको अपना सैंपल कलेक्ट करना है तो आप ग्रुप्स बना लोगे। एक ग्रुप आपने बना लिया बॉयज़ का, ठीक है, एक ग्रुप आपने बना लिया गर्ल्स का, ये दो ग्रुप मान लीजिए आपने बना लिए, ठीक है। एक ग्रुप और ले लेते हैं, एक ग्रुप आपने ले लिया चिल्ड्रन का, छोटे बच्चों का। किसी भी बेस पर आप ले सकते हो, जेंडर बेस पर आप ग्रुप बना सकते हो या फिर एज के बेस पर ग्रुप बना सकते हो। आपको ग्रुप बनाने हैं बस। इस हेट्रोजिनस पॉपुलेशन में से आपको होमोजिनस ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पर सब तरह के लोग थे, ठीक है, मेल फीमेल बच्चे बड़े सब। आपने क्या किया, एक तो आपने ग्रुप ले लिया कि मुझे बॉयज़ पर स्टडी करनी, मैंने बॉयज़ ले लिए, और इस हेट्रोजिनस पॉपुलेशन में से आपने गर्ल्स ले ली, तो ये होमोजिनस ग्रुप हो गए। इसमें सारे बॉयज़ होंगे, इस ग्रुप में सारी गर्ल्स होंगी, और इस ग्रुप में सारी चाइल्ड होंगे, बच्चे होंगे। ऐसे आपने हेट्रोजिनस से होमोजिनस ग्रुप बना लिए। अब इन ग्रुप से आप अपना सैंपल ले लेते हो, जैसे कि 100 इससे ले लिया आपने, 100 इससे ले लिए, और 100 आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया इससे, यानी कि 300 का आपने सैंपल ले लिया। इस तरीके से होता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लासेस में। तो हेट्रोजिनस पॉपुलेशन को आप पहले होमोजिनस में कन्वर्ट करते हो। यहीं पर ये लिखा हुआ है कि हेट्रोजिनस पॉपुलेशन है, तो उसको आपने होमोजिनस ग्रुप या फिर जिसको स्ट्रेटा कहते हैं उसमें बनाया। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कि फिर उस एक स्ट्रेटा से आप अपना सैंपल कलेक्ट कर लेते हो। इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजिनस पॉपुलेशन। हेट्रोजिनस पॉपुलेशन थी तो आप पहले होमोजिनस ग्रुप बना लेते हो, इसलिए यहाँ पर सही आंसर है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब एक होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का क्या मतलब है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज ए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी ये भी हम पढ़ चुके हैं, बट डिटेल में हम अपनी अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है जिसमें हर एक यूनिट के आने के चांसेस रहते हैं, इन विच sample is selected from a larger population according to a random starting point but with a fixed periodic interval। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से आप सैंपल कलेक्ट करते हो। मान लीजिए आप एक क्लास में गए, वहाँ से आपको 10 बच्चों को लेना है, 10 बच्चों का सैंपल लेना है, तो आपने क्लास टीचर से कहा कि जो सबसे पहली सीट पर, आपने पहले रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, एक बच्चा आपने पहली सीट का ले लिया। अब पहला तो आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, देखो ये लिख रहा है रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग होगी रैंडम से। आपने रैंडमली जो पहली सीट पर एक बच्चा बैठा था उसको ले लिया कि एक इसको दे दो। दूसरा आपने कहा कि इससे एक सीट छोड़ के जो इससे दूसरा वाला है उसको एक बच्चे को दे दो, मैं जिससे आपको सैंपल कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ऐसे आपने क्या किया कि अपने सबसे पहली सीट का आपने बच्चा रैंडमली उठाया, उसके बाद दूसरा छोड़ के आपने तीसरा, चौथा छोड़ के आपने पाँचवां, छठा छोड़ के सातवां, इस तरीके सिस्टमैटिक तरीके से। यानी पहला तो आपने रैंडमली सेलेक्ट किया, उसके बाद एक फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरवल इस तरीके से आपने सेलेक्ट किया कि एक पहला बच्चा, एक लाइन छोड़ के तीसरा, फिर एक लाइन छोड़ के पाँचवां बच्चा हमें अपने सैंपल के लिए चाहिए। यानी आप एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हो और सैम्पलिंग कर रहे हो। या दूसरा कैसे हो सकता है कि आप जो है ऐसा कीजिए, जो जिन बच्चों के नाम इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे कि एक रोल नंबर की आपके पास लिस्ट है, उसमें से आपको सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट करना है। तो आपने जैसे कि सेकंड रोल नंबर चूज़ किया,
तो आप तीसरा छोड़ के चौथा, फिर पांचवा छोड़ के छठा, यानी इस तरीके से ऑड और इवन तरीके से भी आप चूज कर सकते हो अपना सैंपल। ये एक एग्जाम्पल था। तो सिस्टमेटिक सैंपल में क्या होता है, पहला तो यूनिट आप रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हो और उसके बाद बाकी की यूनिट्स एक फिक्स्ड इंटरवल पर आप देख के अपना सैंपल कलेक्ट कर सकते हो एक सिस्टमेटिक तरीके से। वो होता है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब एक आता है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट नाम से आप पता लगा सकते हो, कन्वीनियंट यानी कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जब आप अपना सैंपल कलेक्ट करते हो उसको हम कहते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग, आसान शब्दों में अगर कहा जाए। कन्वीनियंस जो सैम्पलिंग है वो आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है कि सबके आने के चांसेस रहते हैं, जैसे लॉटरी मेथड अभी हम पढ़ेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है कि जिसको हम चाहेंगे उसी के आने के चांसेस रहेंगे, जिस तरीके से हम अपना डिसाइड करेंगे, सबके आने के चांसेस नहीं होते। तो ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है वेयर रिसर्चर यूज सब्जेक्ट्स हु आर इजीली एसेसिबल। रिसर्चर अपना जो सब्जेक्ट चूज करेगा, किसको चूज करेगा, जो आसानी से उसे उपलब्ध हो सके और जिससे वो आसानी से कॉन्टैक्ट कर सके, जिससे अपना डेटा आसानी से कलेक्ट कर सके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर रिसर्चर अपना सैंपल कलेक्ट करता है उसको कहते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग। इसको हम अपॉर्चुनिटी या अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है सैम्पलिंग का और ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। ईच यूनिट इज असाइंड अ पर्टिकुलर नंबर एंड दीज नंबर्स आर देन रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। यानी आपको अगर सैंपल कलेक्ट करना है, 50 लोग हैं, उनमें से आपको 10 लोग कलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, तो उन 50 लोगों के नाम की आप चिट बनाओगे, पेपर पे नाम लिखोगे उनका और 50 लोगों के नाम की चिट बना के आप एक बोल में रख दोगे। उसके बाद आप रैंडमली उस एक एक चिट को उठा लोगे, तो सबके आने के चांसेस रहेंगे, किसी का भी नाम आ सकता है। ठीक है, एक बोल में आपने सबके नाम की जो चिट थी वो डाल दी, इसीलिए इसको कहते हैं लॉटरी मेथड और इसको फिश बॉल मेथड भी कहा जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है क्योंकि हर यूनिट के आने के चांसेस रहते हैं, किसी का भी नाम आ सकता है, इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक पार्ट है। तो ये चारों सैम्पलिंग हुई। इसीलिए देखो यहाँ पर पूछा गया था कि हेट्रोजीनस पॉपुलेशन अगर है तो कौन सा बेटर रहेगा, तो वो होगा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो ये हो गए सैम्पलिंग के टाइप्स। तो ये थे 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, आपको बस अच्छे से पता होना चाहिए एक एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे हम क्लासेस लेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ इसलिए आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, बट थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, जल्द ही हम रेगुलर क्लासेस भी करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आगे हम सैम्पलिंग जो डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके साथ साथ मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें कि हम जैसे कि 2022 2023 के 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।